सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। तो भाई आज हम डायरेक्टिंग चैप्टर का मोटिवेशन टॉपिक पढ़ेंगे और तुम्हें समझाने के लिए इतने माइंड ब्लोइंग एग्जांपल्स लेके आया हूं कि तुम्हें ना मजा आ गया पढ़ के और तुम कभी जिंदगी में भी जाके टॉपिक भूल गए ना, मेरा नाम बदल देना। और एनसीईआरटी एक खास, बाकी सब बकवास। एनसीईआरटी से मार्क करवाता हुआ चलूंगा क्योंकि बोर्ड्स हो या सीयूईटी, एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही आती है। और टेलीग्राम ग्रुप बीएससी 75 पार मैंने बना दिया, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी ना बीएससी, जाके पिन कमेंट में ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैं वहां पे डायरेक्ट तुमसे इंटरेक्ट कर रहा हूं और हम मीम्स के थ्रू डेली भयंकर लेवल पे फन के साथ पूरे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। तो पक्का ज्वाइन कर लेना, नोट्स वगैरह जो सब है वहीं मिलेंगे, ठीक है। अब समझते हैं मोटिवेशन है क्या। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो यहां पे जो मोटिवेशन की बात करी गई है, ये वो स्पीचेस की और लोग आके बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, उसकी बात बिल्कुल नहीं हुई है यार। संदीप माहेश्वरी की तुम लोगों ने कितनी बार वीडियोस देखी होगी, किसी टीचर की या किसी मोटिवेटर की तुमने वीडियो कितनी बार देखी होगी, और तुम्हारी मोटिवेशन आधे एक घंटे रही होगी पढ़ने की, उसके बाद तुमने छोड़ दिया होगा पढ़ना, उसके बाद तुम फिर वही स्लो ढीले ढाले वे में आ जाते हो। ये मोटिवेशन नहीं होती है। और यहां पे जो हम एनसीईआरटी में पढ़ने वाले हैं, ये एक जेन्युइन मोटिवेशन की बात करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातों वाली मोटिवेशन की मेंशन भी नहीं करेंगे, उसकी बात भी नहीं करेंगे यहां पे। तो अपने दिमाग में जो तुम्हें मोटिवेशन की अभी तक डेफिनेशन पता है ना, बिल्कुल भूल जाना। बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं और उस फ्रेश स्टार्ट के साथ ही समझना चीजों को, ठीक है। अपनी इंग्लिश भूल जाओ, मोटिवेशन की क्या थी, कुछ नया सिखाऊंगा मैं तुम्हें। एनसीईआरटी तुम्हें कुछ एक्चुअल काम की चीज सिखाएगी। मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या दी है? मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। सबसे पहले स्टिम्युलेटिंग का क्या मतलब होता है, मैं क्या कहता हूं, बीएससी से पहले इंग्लिश सीख के आओ। स्टिम्युलेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी को जाके एक्टिव करो। यहां पे क्या बोला गया है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को एक्टिव करते हैं काम करने के लिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के या फिर अपने खुद के गोल्स अचीव कर पाए। समझो मेरी बात को, एग्जाम्पल देता हूं। भाई जब मैं 12th में था ना, मैंने दबा के पढ़ाई करी और मैंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स क्रैक करा था। और मैं वो बच्चा था जिसके 11th क्लास तक सिर्फ 50% थे, आज तक मैंने वो भी क्रॉस नहीं किया। पर एकदम मेरे 12 में क्या मोटिवेशन आई, मैं लग के पढ़ा और एसआरसीसी क्रैक कर दिया। भाई दो मोटिवेशन थी। पहली चीज, मेरे को हमेशा एवरेज स्टूडेंट माना गया था क्योंकि मेरी परसेंटेज ही नहीं थी, तो मुझे लोगों को प्रूव करना था कि भाई मेरे में भी दिमाग है, वो तो मैं अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहा था। दूसरी बात, भाई मैं एक ऐसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता था कि फैमिली के पास एक बिल्कुल बेसिक नीड्स भी फुलफिल करने के लिए नहीं थे मींस। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बात बता रहा हूं। तो एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन थी कि यार अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छा नाम कमाना है, अच्छा घर वालों को कमा के एक लाइफस्टाइल देना है, तो इसलिए पूरी दिन रात मेहनत करी। अब ये मोटिवेशन मुझे किसी ने आगे स्पीच नहीं देखी दी, मैंने कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखी थी, मैंने बस अपने अंदर से वो चीज ढूंढी थी, मेरे को क्या नीड है लाइफ में, क्या चाहिए मुझे लाइफ में, और उसने मुझे मोटिवेट किया काम करने के लिए। अब यही चीज हम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। अगर हमें किसी इंसान को, किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है काम करने के लिए, हम उसकी नीड समझते हैं, उसको जिंदगी में चाहिए क्या, और उसको हम फुलफिल करवाते हैं। यहां पे उस मोटिवेशन की बात करी गई है, स्पीचेस की बात नहीं करी गई है। स्पीच तो बेकार की मोटिवेशन होती है। अब समझते जाना, अगर हल्की सी भी अभी तुम अनक्लियर हो ना, तुम बस देखते जाओ, मेरे साथ चलते जाओ, तुम्हें सब क्रिस्टल क्लियर होगा। अब यहां पे क्या बोला गया है, इट मींस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो यार, हम एम्प्लॉय क्यों रखते हैं और एम्प्लॉय को हम कुछ भी क्यों करते हैं, पैसे क्यों देते हैं, सब कुछ क्यों करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होते हैं। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। पर यहां पे क्या है, हम उनको एक डिजायर्ड मैनर में एक्ट करवाते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि वो एक सर्टेन वे में एक्ट करे। भाई मेरे ट्यूशन टीचर हैं, है ना, ये मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने पिछली वीडियो में बताया लक्ष्मण सर की स्टोरी, कि उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा भाई तू कर सकता है स्कोर, तेरे 50% थे ना आज तक, पर तेरे में मेहनत, वो तेरे में दिमाग है, तू कर देगा अगर तू मेहनत करेगा तो, ठीक है। अब उन्होंने मेरे को मोटिवेट करके क्या किया, भाई ऑर्गेनाइजेशन के यानी अपने ट्यूशन के भी गोल अचीव करा और मेरे भी गोल अचीव करवाए लाइफ में कि मैं कुछ कर पाता। तो ये होती है मोटिवेशन, किसी की नीड को एड्रेस करना। अब समझते जाओ यहां पे क्या है। अब इन्होंने देखो, सबसे पहली चीज एनसीईआरटी में ना, ये मोटिवेटर्स और ये यहां पे जो ये मोटिव, ये टॉपिक बिल्कुल काट देना, बिल्कुल मत पढ़ना, सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने क्या बात किया है, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। समझो सबसे पहला फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या मोटिवेशन का, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, द अर्ज, ड्राइव, डिजायर, एस्पिरेशन, स्ट्राइविंग एंड नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हिच आर इंटरनल, इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। जो
असली मोटिवेशन होती है वो इंटरनल होती है। वो जब तक आपके अंदर वो नीड नहीं बनेगी ना कि मुझे ये अपनी लाइफ में अचीव करना है, तब तक आपको बाहर से आके लोग कितना ज्ञान पेल दे आप नहीं करोगे। और यार सिंपल सी बात है, मैं पता 12th के बच्चों को, मैंने स्टार्टिंग में ही 12th के बच्चों को भी पढ़ाना स्टार्ट किया था, क्योंकि तुमसे बढ़िया लोग ही नहीं होते। तुम्हें डांटने का मारने का कोई फायदा ही नहीं है। तुम्हें पढ़ना होगा, तुम अपनी मोटिवेशन से खुद पढ़ोगे। तुम्हें नहीं पढ़ना होगा, तुम्हें कुछ भी कर लो, तुम इतने ढीठ हो जाते हो कि तुम नहीं पढ़ोगे। क्योंकि मैं भी ऐसा ही था, मुझे कोई डांटता ना मैं बिल्कुल भी ना पढ़ता। और इसलिए मैं कभी भी, कोई बच्चा मेरा नहीं पढ़ रहा होता ना, मैं उसे बोलता ही नहीं कुछ, क्योंकि मेरे बोलने से नहीं होगा। पढ़ोगे, मैं अच्छी एडवाइस दूंगा, उससे तुम पढ़ने बैठ गए तो पढ़ लोगे, मेरे डांटने से तो तुम बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। तो क्या है, मोटिवेशन अंदर से आती है, ये बाहर से ना। मैं सिर्फ आपकी एक नीड फुलफिल कर सकता हूं, मैं सिर्फ आपके लिए दिखा सकता हूं कि भाई देख, तेरी लाइफ में ये कमी है, इस कमी को मैं पूरा कर दूंगा। पर मैं आके बड़े बड़े भाषण दूं, तुम्हें समझाऊंगा, उससे तुम नहीं पढ़ोगे। ये अंदर से ही आएगी कि भाई मेरे को लाइफ में ये चीज चाहिए तो मैं पढ़ूंगा। ठीक है, अभी समझते जाएंगे, मैस्लोज हायरार्की नीड को पढ़ लेने के बाद तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अब समझो, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यार ये वाला पॉइंट ना मैं बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा, तुम्हें पता है यार, गोल की बात हर टॉपिक में होती है हमारी इसमें। फॉर एग्जाम्पल, द प्रमोशन ऑफ अ जॉब में बी गिवन टू एन एम्प्लॉय विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग हिज परफॉर्मेंस। देखो, किसी एम्प्लॉय को लालच दिया जाता है जॉब प्रमोशन के, उसे जॉब प्रमोशन दे दिया जाता है, क्यों? ताकि वो अच्छा परफॉर्म करे। तो उसकी हमने मोटिवेशन कैसे जगाई? एक जॉब प्रमोशन का लालच देके उसकी हमने नीड समझी, उस नीड का हमने क्या किया, जॉब प्रमोशन। हमने उसे स्पीच नहीं दी जाके बड़ी बड़ी कि ओ भाई तू ये कर लेगा वो कर लेगा, नहीं, जॉब प्रमोशन मिलेगा, अच्छा काम कर। ठीक है, बस सिंपल मोटिवेशन। ठीक है, ये होती है मोटिवेशन। और इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होते हैं, क्योंकि भाई वो बेटर परफॉर्म कर रहा है ना अपने उस नीड को फुलफिल करने के लिए। अब तुम, अच्छा एक चीज मैं और पॉइंट कर देता हूं, मैं बार बार नीड 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 वर्ड बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं अभी समझेंगे। ध्यान रखना मैं नीड कितनी बार रिपीट कर रहा हूं। मोटिवेशन कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, मोटिवेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की होती है। मानो भाई देखो, पहले जब बॉन्डेड लेबर से काम करवाया जाता था, जब स्लेव्स होते थे, तो मोटिवेशन पॉजिटिव भी होती थी। ठीक है, कि अगर तुम काम बहुत अच्छा करो तो मालिक तुम्हें एक टाइम का फालतू खाना दे देगा, 2 घंटे अगले दिन पहले लीव दे देगा। और अगर तुम नहीं करोगे तो कोड़े भी पड़ेंगे, तुम्हें भाई पनिशमेंट भी मिलेगी, तुम्हें बांधा भी जाएगा। ये पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है, अच्छा परफॉर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा परफॉर्म करोगे तो भाई बुरा होगा। आज के जमाने में ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसी मोटिवेशन नहीं चलती है। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होती है, अच्छा काम करोगे प्रमोशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, अप्रेजल मिलेगा। खराब काम करोगे भाई फायर हो सकते हो, या तुम्हारी सैलरी डिडक्ट हो सकती है, या तुम्हें बेइज्जती का महसूस होने को मौका मिल सकता है। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये मोटिवेशन क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की होती है। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, मोटिवेशन इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज द इंडिविजुअल्स आर हेटेरोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन एंड रिएक्शन। यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली गई है कि मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक इंसान जिस चीज से मोटिवेट होगा, हो सकता है दूसरा इंसान उसी चीज से मोटिवेट ना हो। मैंने बोला ना, मैं 12th में इसलिए मोटिवेट हुआ था क्योंकि भाई मुझे अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करनी थी। पर किसी लाइफ में अगर उसकी फैमिली ऑलरेडी फाइनेंशियली अच्छी है तो भाई वो नहीं होगा मोटिवेट कि भाई तू अच्छे कॉलेज में इसलिए जा क्योंकि तेरे को फाइनेंशियल कंडीशन तो अपनी फैमिली की इंप्रूव कर पाएगा, उसकी फैमिली ऑलरेडी वेल ऑफ है। तो मोटिवेशन ना हर किसी के लिए अलग होती है, और इसका रीजन क्या है अब हम पढ़ेंगे। और सबसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट इस बुक का स्टार्ट होने वाला है, जो कि है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ये समझाती है कि एक इंसान को क्या चीज है जो मोटिवेट करती है, बड़ी बड़ी स्पीचेस नहीं। अब समझेंगे हम एक्चुअल चीज को। सबसे पहले तो समझो, देखो जब हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना, हमें लगता है भाई पैसा, स्टेटस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इसी की वजह से सब लोग इतनी काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। तुम्हें क्या लगता है यार, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, या कोई भी इंसान जो 2 3 4 करोड़ रुपए साल से ऊपर कमा रहा है, वो पैसे के लिए कमा रहे हैं? उनको क्या रियलाइजेशन नहीं है कि भाई अगर मैं पूरी रिटायरमेंट ले लूंगा और मैं बिल्कुल घर पे बैठ जाऊंगा पूल में अपने, तो मेरे पास जिंदगी भर भी खर्चने के लिए लाखों रुपए हैं दिन के? फिर भी वो काम करते हैं। क्यों करते हैं?
ये मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी बताता है। अब सुनो मेरी बात, एक तुम्हें बहुत भयंकर स्टोरी बताता हूं। लिंकन पार्क मेरा फेवरेट रॉक बैंड था, ठीक है। लिंकन पार्क एक रॉक बैंड है जो वर्ल्ड का सबसे टॉप रॉक बैंड है। जिस बच्चे ने इसके गाने सुने हुए ना, उन्हें पता है कि भाई ये क्या बैंड था। इनके जो लीड सिंगर थे, उन्होंने ये चीज कर दी थी। मैं बोल नहीं सकता, वीडियो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। उन्होंने ये किया, क्यों किया भाई? क्या उनके पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंड था, सबसे बड़े सिंगर थे वो, उनके पास पैसा नहीं था? बेशुमार पैसा था, बेशुमार फैन बेस था, बेशुमार लोग प्यार करते थे, फिर भी उन्होंने ये कर लिया। क्यों कर लिया? क्यों वो हैंग हो गए? क्योंकि भाई मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। अब समझते जाना क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तुम किसी ने ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। देखो ये थ्योरी क्या कहती है, सबसे पहले तो इस बात को समझना, अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये भाई पिरामिड जरूर बना के आना, बिजनेस स्टडीज में प्रेजेंटेशन के बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहती है कि भाई हर ह्यूमन की ना 5 नीड्स होती है, और वो पांचों नीड्स ना एक स्टेप बाय स्टेप चलती है। सबसे नीचे वाली नीड पहले कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है। कभी भी इसको ऐसा ब्रेक नहीं करा जाता। तो सबसे पहली तो एक ह्यूमन की क्या नीड होती है, सबसे सोचो। आप अगर एक रोड पे बैठे हुए हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले बेसिक नीड क्या होगी? रोटी, कपड़ा और मकान। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड होती है हर इंसान की सबसे पहले। अगर मेरे पास, मैं एक सड़क पे बैठा हुआ हूं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो मेरे को अगर तुम्हें एम्प्लॉय बनाना है, तो भाई तुम मेरे को क्या कहोगे आगे? भाई तेरे को अच्छा रहना, खाना और घर मिलेगा। तो भाई मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, तुम वो काम बोलोगे मैं करूंगा, ठीक है। क्या कहती है ये? दीज नीड्स आर द मोस्ट बेसिक इन द हायरार्की एंड कॉरेस्पॉन्ड टू प्राइमरी नीड्स। हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप, सेक्स, ये सब कुछ आपका आता है इसमें, ठीक है। कि एक इंसान की बेसिक फिजिक्स, उसकी जो बॉडी है, उसकी फिजिक में क्या क्या नीड्स हैं, वो फुलफिल अगर तुमने कर दी, तो तुम उससे जो बोलोगे वो कर देगा। पर किसी इंसान के पास अगर ये सारी बेसिक फिजिकल नीड्स पूरी हो जाए, रोटी, घर, कपड़ा, कोई इंसान मानो 20 लाख के पैकेज पे बैठा हुआ है साल के, तो उसको अगर तुम्हें अपनी कंपनी में लाना है ना, तो तुम उसका सैलरी पैकेज, सिर्फ सैलरी पैकेज बढ़ाओगे ना, तो तुम उसको अपनी कंपनी में नहीं ला पाओगे, उसको तुम मोटिवेट नहीं कर पाओगे, या फिर तुम उसे प्रमोशन का लालच करके उससे ज्यादा काम नहीं करवाओगे। फिर आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। ये क्या होता है? दीज नीड्स प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। एग्जाम्पल, जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। मतलब क्या है? मानो तुम एक कंपनी में काम करो 20 लाख रुपए में, मैं तुम्हें आता हूं, कहता हूं भाई सुन, मेरी कंपनी में तुझे 22 लाख का पैकेज मिलेगा, पर मेरी श्योरिटी है 10 साल तक तेरे को कोई मेरी कंपनी से फायर नहीं करेगा, तू मेरी कंपनी में आ जा। लोग अपनी 20 लाख 25 लाख तक की जॉब्स ने देगा छोड़ के सरकारी जॉब में चले जाते हैं, जो 12 13 14 लाख का पैकेज होता है। क्यों जाते हैं? क्योंकि सरकारी जॉब में पता है भाई पूरी मार्केट डूब जाए, इकोनॉमी डूब जाए, कुछ भी हो जाए, यहां से जॉब में फायर नहीं करेंगे। तुम कितना गंदा परफॉर्म कर लो, कुछ भी कर लो, यहां से जॉब पे फायर नहीं करेंगे। तो ये होती है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, कि भाई तुम्हें ऐसी सिक्योरिटी मिली कि तुम्हारी इनकम जो है ना वो रहेगी, वो कहीं भी नहीं जाएगी, ठीक है। फिर आता है एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। अब सुनो मेरी बात, तुम्हारे माइंड ब्लो करने वाला हूं मैं। ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसेंटली आई थी स्टडी, और इस स्टडी ने भाई इतनी हेडलाइंस बनाई थी। क्या? लोनलीनेस एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। कैसे? अगर कोई इंसान लोनली फील कर रहा है ना, तो इट कैन बी एज बैड एज स्मोकिंग 15 सिगरेट्स अ डे। कोई इंसान, देखो मैं लाइफ में उस सिचुएशन में रहा हूं, जो बच्चा अभी शायद हो वो फील कर सकता है, कि जब वो आप कुछ ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पे आपको अकेलापन लगता है, आपको लगता है यार मैं यहां पे, मेरा कोई दोस्त नहीं है, यहां पे मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, मेरी लाइफ में मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, मेरे को कोई वैल्यू नहीं देता, मेरे को कोई इंसान भी नहीं समझता। जब ऐसी सिचुएशन में होते हो ना भाई, मैं जानता हूं कैसा लगता है, और इतना खराब लगता है, आप इतने गंदे मेंटल स्टेट में चले जाते हो, आपको अपने ऊपर भरोसा होना बंद हो जाता है लाइफ में, ठीक है। ये क्या होती है? ये सोशल नीड्स होती है, क्योंकि इंसान, ह्यूमंस क्या है? सोशल एनिमल्स हैं, ठीक है। आपकी यहां पे क्या है? दीज नीड रेफर टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप। ये नीड्स अगर फुलफिल हो जाए ना, अब मैं तुम्हें बताता हूं एग्जांपल। मानो कोई इंसान 25 लाख की जॉब में है, मैं उसको जाके 35 लाख की, 35 लाख रुपीस का ऑफर दे दूंगा कि भाई तू 10 लाख रुपए फालतू ले ले साल का, मेरे पास आ जा। पर अगर उसकी उस कंपनी में
बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसके लिए वो कंपनी में सब लोग उसकी फैमिली की तरह है, बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है और वो सब लोगों को प्यार करता है और सब लोग उसे प्यार करते हैं। वो मेरे 35 लाख के 10 लाख रुपए फालतू के चक्कर में नहीं आएगा। अगर उसकी फैमिली में कोई देखो फाइनेंशियली दिक्कत होगी, भाई उसको कुछ करना ही है अपने पैसे का कुछ जिंदगी में, तो बात अलग है, पर मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं आएगा क्योंकि उसकी सोशल नीड्स उसकी करंट कंपनी में फुलफिल हो रही है। और इसीलिए कंपनीज ना लोगों को, अपने एम्प्लॉइज को ट्रिप्स पे लेके जाती है, उनको पार्टीज में लेके जाती है ताकि लोग आपस में घुल मिल के अच्छी दोस्ती बना पाए। फिर आती है एस्टीम नीड्स। These needs include factors such as self-respect, autonomy, status, recognition, attention। अब यहां पे क्या है, देखो हमारा फोर्थ स्टेप क्या था, हमारा सॉरी थर्ड स्टेप क्या था, कि आपको बिलोंगिंगनेस लगे, आपके दोस्त हैं, आपको लोग प्यार करते हैं, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका पूरा 10 लोगों का फ्रेंड सर्कल है, आपकी अच्छी दोस्ती है, पर वो आपको रिस्पेक्ट ना करे। तो जैसे ही आपका एक सोशल सर्कल बन जाता है ना, आपकी एक नीड और निकल के आती है कि वहां पे आपको इज्जत मिले। मानो एक कंपनी में आप 25 लाख की जॉब करते हो, आपके अच्छे दोस्त आपको सब प्यार करते हैं, पर आपको इज्जत नहीं मिलती। मैं आपको अपनी कंपनी में लाने के लिए पता है क्या लालच दूंगा, कि भाई आजा, तेरे को बहुत बढ़िया स्टेटस दूंगा, सैलरी 25 की 30 होगी, सैलरी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, पर तू अभी यहां पे क्या है, यहां पे तू सीनियर एसोसिएट है, मैं तुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। वो भाग के आएगा, चाहे सैलरी कम हो, पर वो भाग के आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एस्टीम है, वहां पे इज्जत है। तो इस वजह से इज्जत आ जाती है अपनी चौथी नीड, ठीक है। अब पांचवी नीड क्या होती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये तुम्हें आज तक नहीं समझ में आया होगा, अब मैं तुम्हें बहुत भयंकर एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। देखो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था एप्पल और सारा सिस्टम एप्पल का क्या हुआ था, बट मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूं और बहुत भयंकर स्टोरी बताता हूं, तुम्हारा रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनो मेरी बात भाई, एप्पल स्टीव जॉब्स ने खड़ी करी थी। एप्पल वो कंपनी है जो वर्ल्ड की पहली कंपनी बनी ना, $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन क्रॉस करी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल। तुम्हारे जो तुम लैपटॉप चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, फोन स्मार्टफोन्स चलाते हो, वॉच चलाते हो स्मार्ट, ये जो तुम आईपॉड वगैरह सब आए थे, ये सब कुछ एप्पल ने ही बनाया था। ये सारी टेक्नोलॉजीज एप्पल ने बनाई है। 21st सेंचुरी में जो हम सब टेक यूज करते हैं वो एप्पल ने बनाई थी। और एप्पल किसने बनाई थी? स्टीव जॉब्स ने। स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाई थी, ठीक है। अर्ली अपनी 20s में ही बनानी स्टार्ट करी थी, जब तक वो 30 को टच करे थे तब तक एप्पल वर्ल्ड की सबसे टॉप कंपनीज में पहुंच चुकी थी। पर क्या हुआ, जब एप्पल भाई बहुत बड़ी कंपनी बन गई और उन्होंने वर्ल्ड के पहले कंप्यूटर निकाल के भाई सारे लोगों को ले आए कंप्यूटिंग पे, तो भाई एप्पल के ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बैठ के स्टीव जॉब्स को एक बात बोली, भाई देख तू उम्र में बहुत छोटा है, कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी है, तो हम चाहते हैं तू अपनी सीईओ की, कंपनी की लीड की पोजीशन छोड़ दे और कोई और बंदा है को खुद लेके आ सीईओ, जो तेरी चॉइस है तू उसको सीईओ ले आ, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने पसंद किया स्टीव जॉब ने जॉन स्कली को। ये कौन था? ये पेप्सी के उस टाइम सीईओ थे। पर जॉन स्कली को उन्होंने सोचा स्टीव जॉब्स ने, यार इसको मैं कन्विंस कैसे करूं एप्पल का सीईओ बनाने के लिए, ये बंदा कमाता है, इसके भाई इसको सब सोशल बिलोंगिंगनेस इसकी फुलफिल्ड है, इसको सब प्यार करते हैं, इसकी सेल्फ एस्टीम फुलफिल्ड है, वर्ल्ड की सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट का सीईओ है यार ये, तो इसको मैं लेके कैसे आऊं। तब एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था। स्टीव जॉब जॉन स्कली के पास गए, उन्होंने उनकी आंखों में देखा और उन्होंने बोला कि डू यू वांट टू कम विद मी एंड चेंज द वर्ल्ड और डू यू वांट टू सेल शुगर वाटर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। दिन बात की गहराई को समझना, ये बात सुन के तुम्हारे मेरे बोलते हुए रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। कि क्या भाई, उन्होंने पता है क्या लाइन बोली, कि भाई जिंदगी भर क्या ये मीठा पानी बेचेगा या मेरे साथ आएगा और दुनिया को बदल देगा। ये बात सुनते ही जॉन स्कली ने पेप्सी छोड़ दी और फिर वो बन गया एप्पल के सीईओ। ये बात अलग है कि एप्पल के सीईओ बनने के 1-2 साल बाद ही उन्होंने स्टीव जॉब्स को ही कंपनी से भगा दिया। ये अलग स्टोरी है, बहुत नेक्स्ट लेवल स्टोरी है। मैं तुम्हें बताता हूं ना, मैंने स्टीव जॉब्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, मैंने सारी बुक्स वगैरह पढ़ी हुई है, तो तुम देखना वो स्टोरीज मैं कभी बताऊंगा, ठीक है। बट पॉइंट बीइंग, ये हुआ क्या यहां पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है? इट इज द हाईएस्ट लेवल इन द नीड ऑफ हायरार्की। जब इंसान की सारी नीड्स फुलफिल हो जाती है, पैसा, इज्जत, लोग, सारी नीड फुलफिल हो जाती है, इट रेफर्स टू द ड्राइव टू बिकम वन व्हाट इज केपेबल ऑफ। ये वो ड्राइव होती है कि एक इंसान क्या केपेबल होता है, ठीक है, वन व्हाट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। दीज नीड्स इंक्लूड ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड एक्चुअलाइजेशन, अचीवमेंट ऑफ गोल। मतलब क्या है, इसमें ना इंसान वो बनने की कोशिश करता है जो वो बिल्कुल मैक्सिमम बन सकता है। जॉन स्कली ने क्यों छोड़ी? क्योंकि वो चाहते थे मैं लाइफ में कुछ ऐसा कर दूं कि मैं वर्ल्ड बदल दूं। इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया एप्पल, पेप्सी छोड़ दी कि भैया यहां पे चलो सब कुछ है पर मैं चीनी का पानी ही तो बेच रहा हूं।
एप्पल में जाके पूरी दुनिया को बदल दूंगा अपनी टेक्नोलॉजी से। हालांकि कंपनी डुबा दी थी उन्होंने, वो बात अलग है, वो किसी और दिन में टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, उसके बारे में टेलीग्राम पे बात करेंगे। अब सुनो, ये होती है हमारी, मेरे ख्याल से तुम्हें मजा आ गया हो पढ़ने में अभी तक। मैस्लो नीड हायरार्की जो है ना, ये हमारी 4 एजम्पशंस पे बेस है, जो थ्योरी है, ठीक है, कि भाई ये चारों चीजें होनी चाहिए तभी ये थ्योरी फंक्शन करेगी रियल वर्ल्ड में, ठीक है। पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड, सैटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर, कि लोगों का जो बिहेवियर होता है ना, वो उनकी नीड्स के बेसिस पे होता है। अगर तुम किसी की नीड फुलफिल करोगे तो वो भाई तुम जो बोलोगे वो करेगा। तुमने समझा ना अभी तक मैं क्या बता रहा था भाई? यहां पे कोई मोटिव स्पीच की बात नहीं, आके जाके बड़ी बड़ी बातें कर दो, नहीं, यहां नीड की बात हुई है, ठीक है। पीपल नीड आर हायरार्किकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड टू अदर हायर लेवल नीड। यहां पे क्या है कि भैया मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि ये नीड ऐसी होती है, फर्स्ट 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नीचे से ऊपर तक जाती है ना। क्या कहते हैं, ये आपको एक एक करके फुलफिल करनी होती है। अ सैटिस्फाइड नीड कैन नॉट मोटिवेट अ पर्सन, ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट देम, ठीक है। मैंने ये भी तुम्हें कहीं ना कहीं समझाया कि भाई अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसा है, तुम्हारे पास 20 22 25 लाख रुपए की जॉब है, तो भाई मैं तुम्हें आके 20 25 30 की जॉब दूंगा तो तुम मेरे पास नहीं आओगे, फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट नीड तुम्हारी फुलफिल करूंगा तो तुम आओगे। अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर लेवल नीड इज सैटिस्फाइड, ठीक है। वो नेक्स्ट लेवल पे तभी मूव करता है जब उसकी वो नीचे वाले लेवल की नीड सैटिस्फाइड हो चुकी होती है। तो भाई ये सारे पॉइंट्स काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है, ठीक है, तो तुम पढ़ लेना, और मैंने समझा ही दिया है। अब यहां पे आ जाते हैं हमारे बहुत ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, कि लोगों को एक्चुअली मोटिवेट किया कैसे जा सकता है। देखो अभी तो हमने 5 नीड्स डिस्कस कर ली, पर इन 5 नीड्स को एक्चुअल किन चीजों से फुलफिल किया जा सकता है अब ये पढ़ेंगे, और ये भयंकर इंटरेस्टिंग है। इसके लिए मैं क्या एग्जांपल लाया। अब सुनो, सबसे पहली बात, जैसे तुम्हें अभी पढ़ाया ना, वैसे सारे टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं, ये रही प्लेलिस्ट, पिन कमेंट में नीचे लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना भाई। मेरा सपना है 10,000 बच्चों को पढ़ाऊं, तो ये वीडियो शेयर करना तभी ये पूरा होगा। इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, लाइक और कमेंट तो कर सकते हो, इतनी मेहनत तुम मेरे लिए कर दो, मेरे लिए वर्ल्ड मीन करेगा वो, ठीक है। अब सुनो, हमने नीड्स पढ़ ली, 5 होती है, इनको फुलफिल करने के लिए क्या क्या एग्जैक्ट हमने तो अभी तक थ्योरी पढ़ी थी, अब एग्जैक्ट चीजें पढ़ेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज देखो, हम लोगों को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंसेंटिव में कई तरीके के इंसेंटिव होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। पर जैसे कि तुमने अभी ये मैस्लोज नीड हायरार्की में पढ़ लिया कि सिर्फ पैसे से लोगों की नीड सेटिस्फाई नहीं होती, सिर्फ पैसा एक लेवल पे आने के बाद पैसा लोगों को मोटिवेट नहीं करता है, तो वो हम अभी आगे और पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल बेनिफिट में क्या होता है, या तो हम पैसा दे दे डायरेक्टली, या पैसे उनकी तरफ से एम्प्लॉय के बिहाफ पे पैसे भर दे। कैसे, समझो, अभी समझाता जाता हूं। सबसे पहला फाइनेंशियल इंसेंटिव हम अपने एम्प्लॉयज को क्या दे सकते हैं कि हम पे एंड अलाउंसेस दे दे। बहुत बेसिक सी बात नहीं है। फॉर एवरी एम्प्लॉय सैलरी इज द बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव, इट इंक्लूड बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, अदर अलाउंसेस, ठीक है। कि हम कैसे किसी को पैसे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय को, कि उसको एक सैलरी दे दे, ठीक है। और ये तो बेसिक है भाई, ये तो देनी ही पड़ती है। फिर होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव। बहुत सिंपल सी बात बोली गई है, चैप्टर 1 में भी हमने चैप्टर 2 में पीस वेज सिस्टम में भी पढ़ा था कि भाई सिंपल सी बात है, मानो मेरी फैक्ट्री है, मैंने अपने लेबर्स को कहा अगर तुम 50 यूनिट्स बनाते हो, 50 जीन्स बनाते हो दिन के, तो मैं हर जीन्स पे तुम्हें दूंगा 100 रुपए। पर जहां तुमने 50 क्रॉस किया तो मैं तुम्हें हर जीन्स पे दूंगा 150 रुपीज बनाने के। तो ये प्रोडक्शन मैंने बना दी कि भाई सेल्स, अगर 10 सेल करोगे तो भैया मैं दूंगा हर सेल पे 1000 रुपए, पर 11वीं सेल पे दूंगा मैं 1500 रुपए, 12वीं पे 1500, 13वीं पे 1500। तो बंदा क्या कहेगा, भाई 10 सेल तो करनी है, उसके बाद तो भाई चांदी है। बोनस इज एन इंसेंटिव। यार बोनस में क्या बताओ, तुम्हें पता है ना, दिवाली बोनस, होली बोनस, ईद बोनस, ये बोनस देते हैं एम्प्लॉइज को कि भैया ताकि ना एम्प्लॉय जो है वो कंपनी में स्टिक करता रहे। और मैं तुम्हें एक बड़ी फन बात बताऊं, कंपनीज ना बोनस के नाम पे लोगों को बहुत फंसाती हैं कि भाई अगर मानो सोचो, मैं सोच रहा हूं जुलाई में बैठा बैठा यार मुझे कंपनी छोड़नी है, पर फिर मैं सोचूंगा यार दिवाली आने वाली 3-4 महीने, दिवाली का बोनस लेके छोड़ दूंगा। फिर दिवाली आती, कंपनी बोनस दे देती है, फिर 1-2 महीने मैं ढीला पड़ जाता हूं, फिर मैं सोचता हूं यार अब तो जनवरी आ गया, होली का बोनस लेके छोड़ूंगा, फिर बंदा होली के लिए रुक जाता है, फिर वो ईद के लिए रुक जाता है। तो क्या होता है, कंपनीज बोनस दे दे के ना, त्योहारों के किसी भी प्रकार का बोनस देके एम्प्लॉइज को अपने पास रोक के रखती हैं, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग,
यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं एग्जांपल देता हूं। डेल्टा एयरलाइंस एक यूएस की बहुत बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी है। 2024 में 1.4 बिलियन का प्रॉफिट शेयर किया था अपने एम्प्लॉइज के साथ। 1.4 बिलियन का मतलब पता क्या होता है? 1 बिलियन में होते हैं 8,000 करोड़। 12,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उन्होंने अपने एम्प्लॉइज में बांट दिया। यानी एम्प्लॉइज की सैलरी का 10 से 30% उनको बोनस मिल गया, बोनस के तौर पे मिल गया कंपनी का प्रॉफिट। ठीक है, कंपनी मतलब, और ये फिक्स बोनस नहीं था। ये बोनस क्या होता है? बोनस तो फिक्स अमाउंट होता है, फिक्स्ड टाइम पे दिया जाता है। यहां पे क्या था कि भाई कंपनी ने कहा हमने प्रॉफिट कमाया तो लो भैया तुम भी प्रॉफिट लो, हमारे प्रॉफिट का शेयर। प्रॉफिट शेयरिंग मेंट टू प्रोवाइड अ शेयर ऑफ एम्प्लॉइज इन द प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस सर्व एज मोटिवेशन टू एम्प्लॉय। यही पर क्या है, प्रॉफिट हम शेयर कर देते हैं और ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि भैया कंपनी के लिए और अच्छा काम करो, कंपनी को और अच्छा काम का प्रॉफिट कमा के दो तो वो तुम्हें भी प्रॉफिट देगी। ठीक है, लोग ना कंपनी से इमोशनली जुड़ जाते हैं कि यार कंपनी पैसे कमाती है ना तो मैं भी कमाऊंगा। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग, को पार्टनरशिप शेयर ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस। यहां पे क्या होता है, कंपनीज ना कहती है यार मेरे से कैश मत लो, ठीक है, मुझसे कैश मत लो, मेरे से ना मेरे शेयर ले लो। ठीक है, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। एप्पल ना 2005 में जबरदस्ती अपने एम्प्लॉयज को चिपकाती थी अपने शेयर्स। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, तुम्हारा माइंड ब्लो हो जाएगा। एप्पल ने क्या कहा कि भैया, उस टाइम 2005 में ना एप्पल का शेयर लगभग $1 के आसपास था। एप्पल ने कहा भाई देखो, मैं तुम्हें ना $1,000 तुम्हारी सैलरी में कम दूंगा, यानी $1,000 तुम्हें $80,000, $1,000 $80,000 हो गए। मैं तुम्हें $1,000 कम दूंगा, पर मैं $1,000 के लिए शेयर दे दूंगा। ठीक है, तो मेरे यानी लगभग तुम 1,000 शेयर रख लो। और एक रिस्ट्रिक्शन भी होती है एम्प्लॉइज पे, तुम्हें शेयर तो मैं आज दे रहा हूं पर तुम बेच इसे 10 या 20 साल बाद ही पाओगे। तुम ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें शेयर दिए तो तुम तुरंत बेच के अपने कैश करके अपने घर पे बैठ गए, तो फिर पॉइंट ही क्या हुआ शेयर देने का। अब कंपनी ने जिस एम्प्लॉय ने उस टाइम काम किया, अच्छा एप्पल देती है सैलरी साल की भैया 25, 30, 50, 1 करोड़, मतलब उनके लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, वो दे देते बहुत मोटी सैलरी। तो एम्प्लॉय भी नहीं बहस करते कि चल भाई 50 लाख की सैलरी में 80,000 तू कम दे दे, मेरे को 80,000 के शेयर दे दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सोच के हिल जाओगे, जिस एम्प्लॉय के पास 2005 में 80,000 रुपए के शेयर थे, उसकी पता है आज की डेट में क्या वैल्यू है? सुनो, आज की डेट में उस शेयर की वैल्यू होती 1.5 करोड़ रुपीस। 80,000 रुपए 20 साल में 1.5 करोड़ रुपए बन गए, क्योंकि एप्पल का शेयर $1 का था 2005 में, आज $192 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो क्या है ये भाई? ये होता है स्टॉक ऑप्शंस, कि एम्प्लॉय को सैलरी मत दो पर उसी अमाउंट के शेयर चिपका दो। उससे क्या, कंपनी को भी एकदम से पैसे नहीं खर्चने पड़ते। अंडर दीज इंसेंटिव स्कीम एम्प्लॉइज आर ऑफर्ड कंपनी शेयर एट अ सेट प्राइस व्हिच इज लोअर देन मार्केट प्राइस। या तो वो डिस्काउंट पे दे देते हैं या वो बिल्कुल फ्री में ही दे देते हैं कि सैलरी की बजाय ये ले लो। समटाइम द मैनेजमेंट में अलॉट शेयर इन लाइन ऑफ वेरियस इंसेंटिव पेएबल इन कैश। द अलॉटमेंट शेयर्स क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप द एम्प्लॉय एंड मेक्स द कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। शेयर का प्राइस कब बढ़ता है किसी भी कंपनी के? जब और कंपनी ग्रो करती है। ठीक है, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर ग्रो करेगा, और एम्प्लॉय को क्या मोटिवेशन है, यार कंपनी की ग्रोथ में मुझे कॉन्ट्रीब्यूट करना है, कल को शेयर का प्राइस बढ़ेगा, मेरी ओनरशिप है। शेयर होल्डर होने का मतलब क्या होता है किसी कंपनी के? तुम उसके ओनर हो एक पार्ट। ठीक है, तो भैया मेरे भी पैसे बनेंगे। अब अगला आ जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट। बहुत सिंपल नहीं है, तुम्हें पता ही है सरकारी जॉब्स में होता है रिटायरमेंट बेनिफिट क्या दे सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज भी देती हैं कुछ, कि भाई हमारे पास जॉब करते रहो, अगर तुमने हमारे पास अपनी 40 साल से 60 साल तक जॉब करी तो रिटायरमेंट के टाइम हम तुम्हें 31 लाख रुपए दे देंगे। ठीक है, या फिर तुम्हें हम मंथली की पेंशन दे देंगे। ठीक है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट भी एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल इंसेंटिव है कि भाई बुढ़ापे में जब मैं उम्र नहीं होगी काम करने की तो मेरे पास पैसा आता रहेगा। और फिर होता है परक्विसिट्स। ठीक है, या फिर इन्हें फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं। यहां पे क्या होता है कि इन कंपनीज परक्विसिट्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स are offered such as car allowances, housing, medical aid and education to the children। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि कंपनी कहती है भाई सुन, तू लाइफ में चीजें करता है, तू अपने बच्चों की फीस भरता है, तू हेल्थ का खर्चा करता है, तू कार पे खर्चा करता है, तू हर जगह खर्चा करता है, ऐसा अगर तू खर्चा मत करियो, मुझे बिल ला के दे दियो, मैं कर दूंगा तेरी तरफ से खर्च। तो यहां पे कंपनी ने ऑल दो डायरेक्ट पैसे तो नहीं दिए एम्प्लॉय को, पर उसके जाके बिहाफ पे पैसे दे दिए। ठीक है, तो कहीं भी मनी इन्वॉल्व होगी वो होगी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब आ जाते हैं हमारे और प्यारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, all the needs of individual are not satisfied with money alone. Psychological, social and emotional factor also play an important part in providing motivation। सिर्फ और सिर्फ पैसे से नहीं पेट भरता, ये मैंने बता दिया लोगों को भाई कुछ और चीजें भी चाहिए होती है। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, हम एम्प्लॉय को स्टेटस दे सकते हैं। स्टेटस मतलब क्या है,
अगर टीचर तुम्हें क्लास मॉनिटर बना दे, तुम्हें हेड बॉय बना दे, तुम्हें हाउस का कैप्टन बना दे, क्या है ये? स्टेटस ही तो है। तुम हो दूसरे स्टूडेंट्स की तरह ही, पर तुम्हारे पास अथॉरिटी ज्यादा है, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, जो हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा था, और तुम्हारे पास औहदा ज्यादा है। तुम अपने जब तुम क्लास में घुसोगे तो तुम्हारी एक चौड़ होगी कि भैया हेड बॉय आया है, थोड़ा सा तमीज से बात करो, ठीक है? तुम्हें फेम मिलेगा अपने अपने आसपास के लोगों में कि हेड बॉय है यार, ये तो हेड गर्ल है। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, स्टेटस मींस रैंकिंग ऑफ पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन, द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, परक्विजिट्स एंड प्रेस्टीज ऑफ जॉब इंडिकेट स्टेटस गिवन टू अ पर्सन। ठीक है, हम किसी को सीनियर से बना के, सीनियर एनालिस्ट से बना सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? उसमें क्या है, ऑल्दो पैसे तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, पर वो वाइस प्रेसिडेंट की इज्जत जो होगी, वो स्टेटस अलग होगा। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, अब यहां पे क्या है मैं तुम्हें बताता हूं, तुम जाके गूगल पे एक बार सर्च करना। एक बहुत अच्छी रिसर्च आई थी कि लोग ना ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ते, लोग बैड बॉसेस को छोड़ते हैं। सर्च करना आर्टिकल ऑन क्या कहते हैं, पीपल नॉट लिविंग ऑर्गेनाइजेशन बट बैड बॉसेस। कहने का मतलब क्या है भाई, लोग अगर परेशान होकर किसी कंपनी को छोड़ते हैं ना, वो कंपनी की वजह से नहीं छोड़ते, वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उसका मैनेजर जो है वो परेशान करता है, वो एक गंदा एनवायरनमेंट देता है। ठीक है, अब गंदे एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंग्विश वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द अदर। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑटोनॉमी, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, कंसिडरेशन टू एम्प्लॉयज। मतलब क्या है भाई, कितनी छूट दी जाती है एम्प्लॉय को कि भाई तुझे जो करना है तू कर ले, ठीक है? अगर तुझे ब्रेक के लिए आना जा सकता है, अगर तुझे अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है तू कर सकता है। ऐसी ऑटोनॉमी जरूरी होता है। एम्प्लॉय की फीलिंग्स और एम्प्लॉय के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना होता है, ठीक है? एम्प्लॉय को अच्छे कंसिडरेशन देना होता है, रिवॉर्ड देना होता है अगर वो कुछ नया काम करके आए। रिस्क टेकिंग एम्प्लॉय को अलाउ करनी होती है कि भाई चल ठीक है, तूने अगर कोई काम बिगाड़ दिया तो कोई टेंशन नहीं है, मैं संभाल लूंगा। तो एक एनवायरनमेंट अच्छा होता है ऑर्गेनाइजेशन का, एक मैनेजर अच्छा एनवायरनमेंट दे रहा है। अगर मैनेजर आके उसको पूरा कंट्रोल कर रहा है कि ओए तू स्वीट से क्यों हिल गया, अबे कितने लंबे ब्रेक पे क्यों चला गया, 1 घंटे का लंच तो तू 1.25 घंटा क्यों कराया, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसे क्लाइमेट में कोई नहीं रहता। आज के टाइम में हर किसी को फ्रीडम चाहिए। तुम्हें सोचो, अगर मैं आके दबा के हर चीज में, तुम्हें ट्यूशन टीचर मैं हूं तुम्हारा, और मैं तुम्हें हर चीज में बताऊं कि ओए ट्यूशन से सीधा घर जाइयो, यहां पे क्या कर रहा है तू, स्कूल के बाद सीधा घर क्यों नहीं गया, तो भाई तुम मेरे पास पढ़ने नहीं आओगे, है ना? अब आता है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। यहां पे मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल दूंगा जो मैं कई बार दे चुका हूं, अर्नेस्ट यंग का। अर्नेस्ट यंग, प्राइस वाटर हाउस कूपर, केपीएमजी, डेलॉइट, ये 4 कंपनीज है जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स का सपना होता है काम करने का। इन कंपनीज में सैलरी मिलती है बेहद कम, 20-25-30 हजार रुपए स्टार्टिंग की, ठीक है? पर फिर भी लोग भाई पागलों की तरह यहां पे जाके काम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे पता है 2-3 साल कम काम, 2-3 साल कम पे काम कर लो, पर एक बार यहां का ब्रांड नेम लेके निकल गए ना कि भाई यहां से काम किया है, तो तुम्हारी 10 टाइम सैलरी बढ़ जाएगी। इंडिया, वर्ल्ड के या इंडिया के किसी भी टॉप कॉलेज में एमबीए के जाके अप्लाई करोगे तो तुम्हें बहुत तगड़ा वेटेज मिलेगा कि ये बंदा ईवाई जैसी कंपनी में काम करके आया है, तो इसको भयंकर नॉलेज है। क्यों? क्योंकि वहां इन कंपनीज में करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज भयंकर होती है। इसका मतलब क्या है? मैनेजर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयज टू इंप्रूव देयर स्किल्स, promoted to the higher level jobs, appropriate skill development programs and sound promotion policy। इन कंपनीज में जो मैंने चारों मेंशन करी, इनमें सब कुछ होता है। भयंकर ट्रेनिंग करवाई जाती है एम्प्लॉयज को, ढंग से काम करवाया जाता है, बहुत तगड़े तरीके से भाई घिसा जाता है एम्प्लॉय को। तो क्या होता है, जब तुम्हें काम आ जाता है ना, तो तुम भाई एडवांस हो जाते हो अपने करियर में। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मेरा एक एसआरसीसी का दोस्त था, वो केपीएमजी में उसने स्टार्ट किया था लगभग 22-23 हजार रुपए महीने के पैकेज से। सोचो, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का बच्चा 22-23 हजार के जॉब पे जा रहा है। पर भाई वो बंदा टैलेंटेड था। केपीएमजी ने एक क्या कहते हैं, एक टेस्ट करवाया जिसमें कि उन्होंने कहा कि भाई अगर तुमने टेस्ट क्लियर कर दिया तो भाई हम तुम्हें लंदन में जाके, लंदन जो यूके की सीए है, एक सीए इक्विवेलेंट कोर्स होता है, वो हम तुम्हें फंड करके पूरा पढ़वाएंगे। भाई उसने वो टेस्ट क्लियर किया, उन्होंने कंपनी ने लंदन भेजा, पूरी उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ कवर करी। आज की डेट में वही बंदा उसी कंपनी में लगभग 60-70 लाख रुपए की जॉब कर रहा है साल की, ठीक है? और वो करोड़ों पे भी पहुंच जाएगा। ये करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो बड़ी कंपनीज में मिलती हैं, जिसकी वजह से लोग कम पैसे में भी करने जाते हैं, ठीक है? जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट क्या होती है कि भाई जॉब को इस तरीके से कराओ कि जहां पे ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट हो, ठीक है? हायर लेवल ऑफ नॉलेज हो, स्किल्स हो, वर्कर को ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। मतलब क्या है, लोगों को ऐसे काम दो कि भाई ऐसा ना हो, यार समझो, अगर तुम एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो,
और तुम्हें कहा जाए कि भाई सिर्फ और सिर्फ तू फ्राइज तलेगा, कुछ नहीं करेगा तू पूरा दिन, सिर्फ तेरा एक काम है कि तू बैठ के यहाँ पे आलू है और उनको तलता जा, देता जा, तलता जा, देता जा। तुम पागल नहीं हो जाओगे वहां पे? एक हफ्ते में तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि यार पूरा दिन मैं कर क्या रहा हूं, आलू तल रहा हूं। अगर तुम्हें कुकिंग का भी शौक है तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि भाई मैं ये भी बनाऊं, मैं पिज्जा भी बनाऊं, मैं बर्गर भी बनाऊं, मैं अलग अलग कुकिंग टेक्निक सीखूं। ठीक है, ये होती है जॉब एनरिचमेंट। तो क्या कहा गया है कि वैरायटी ऑफ वर्क होना चाहिए, चैलेंजिंग, हायर लेवल ऑफ नॉलेज की चैलेंजिंग वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं तुम्हें, आज तुम 12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें 5वीं क्लास का क्वेश्चन दे दूं सॉल्व करने के लिए, तुम्हें मजा आएगा पढ़ाई करने में? तो तुम कहोगे भैया इससे बढ़िया तो मैं पढ़ूं ही ना। ठीक है, क्या है, ऑटोनॉमी देना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल एंड ग्रोथ एंड मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस, उन्हें अच्छा वर्क एक्सपीरियंस देना, उन्हें मीनिंगफुल ग्रोथ देना। कई कंपनीज भाई हाइकिंग पे लेके जाती है, फिजिकल एक्टिविटीज के लिए लेके जाती हैं, ऑल्दो उसको काम से लेना देना नहीं है, पर एक इंसान जब फिजिकली एक्टिव होता है ना, वो मेंटली बहुत शार्प बन जाता है। तो ये लेवल तक की भाई एनरिचमेंट करना जॉब में कि भाई तुम अपनी जॉब को एंजॉय करो, सिर्फ एक पागलों की तरह डेस्क पे बैठ के काम ना करते रहो। ठीक है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, यहां पे क्या होता है कि एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन मिलती है, शाबाशी दी जाती है, मतलब सिंपल हिंदी भाषा में शाबाशी की बात करी गई है उनके अच्छे काम के लिए। ठीक है, अब सुनो, यहां पे शाबाशी का मतलब भाई तुम्हारा स्कूल है, अगर मानो तुम बहुत मेहनत काम कर रहे हो, मानो तुम्हारे आते हैं 20 नंबर 40 में से हर टेस्ट में, पर एकदम से आ जाए तुम्हारे 39-40 और तुम्हारा टीचर तुम्हें ऐसे ट्रीट करे, इसमें क्या ही है, तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा। पर वही टीचर आके गए यार इसके आज तक 20 पूरी क्लास के सामने 20 आते थे, 40 आ गए, इसकी तो तालियां इसके लिए, तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, रिकॉग्निशन है। ठीक है, अब क्या है, दे फील दैट व्हाट दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर कंसर्न। ठीक है, लोगों को क्या लगता है, एम्प्लॉइज हो कोई भी हो, उनको लगता है कि अगर मैंने कुछ अच्छा करा है तो मेरे को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, शाबाशी मिलनी चाहिए। रिकॉग्निशन मीन एक्नॉलेजमेंट विद अ शो ऑफ एप्रिसिएशन। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि हम एक्नॉलेज करें किसी के अच्छे काम को कि हाँ भाई इस बंदे ने अच्छा काम किया, सबके सामने बोले हम इस बात को, और उसको अप्रिशिएट करेगी, नहीं यार बहुत अच्छी बात है, तूने बहुत अच्छा काम किया। सिर्फ ये नहीं पैसे दे दे, पर उसको अप्रिशिएट भी करे। हर कोई पैसे का भूखा नहीं होता, ये नहीं ले पैसे हो गया निकल जा, नहीं, कहे वो उसे बैठ के अच्छा काम है। अब रिकॉग्निशन करने के क्या क्या तरीके होते हैं, कांग्रेचुलेट द एम्प्लॉय फॉर गुड परफॉर्मेंस, सिंपल सा, उसे बुलाओ, उसको कोई यार अच्छा काम किया है, तुम अच्छे नंबर टेस्ट में ले गए हो, तुम्हारा टीचर तुम्हें अपने स्टाफ रूम में बुलाओ और कहे बेटा अच्छा काम कर रहे हो, कितना अच्छा लगेगा। डिस्प्लेइंग ऑन द नोटिस बोर्ड और इन द कंपनी न्यूज़लेटर अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, अगर आपने भाई कुछ अचीवमेंट किया है, आपका कंपनी, आपका स्कूल आपके नोटिस बोर्ड पे लगा दे, अपनी वेबसाइट पे लगा दे, कितना अच्छा लगेगा। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज की वेबसाइट खोल के देखना, वहां के बच्चे इनैक्टस वर्ल्ड कप जीत के आए थे, कनाडा में था, तो भाई उन बच्चों को कितना अच्छा लगा होगा, हमारे कॉलेज ने हमें हमने वेबसाइट के होम पेज पे हमारी फोटो लगा दी कि भाई हम जीत के आए हैं। ठीक है, इंस्टॉलिंग अवार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस। अब कई जगह मैकडॉनल्ड्स में अगर तुमने नोटिस किया ये होता है, ये देखो यहाँ पे तुम पढ़ पा रहे हो कि भाई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का एक सर्टिफिकेट होता है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि जनवरी में कौन था, फरवरी में कौन था, मार्च में कौन था, अप्रैल में कौन था। ठीक है, ऐसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दे दिया जाता है कि भाई देखो ये हमारे अच्छे एम्प्लॉयज थे, इस महीने इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंटोस कॉम्प्लीमेंट्री लाइक टी शर्ट इन रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉय सर्विस। ठीक है, बहुत कंपनीज क्या करती है, अपने मग्स दे देती है, तुमने शायद अपने आसपास देखा हो अपने बड़े भैया किसी के घर में, कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम एसआरसीसी में ज्वाइन करोगे ना, पहले दिन या तुम्हें लगभग विद इन अ मंथ तुम्हें एसआरसीसी का प्रिंटेड कप मिलता है, टी शर्ट्स तुम जाके खरीद सकते हो। ठीक है, तो इन कॉलेजेस में, IIM इंदौर, सुखदेव, इन सब में ये होता है। ठीक है, और ऐसी कंपनीज में होता है कि भाई तुम्हें अच्छा लगे ना कि यार मेरे को ये फ्री का सामान मिला है जिसको मैं पहन के दिखा सकता हूँ कि मैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूं। रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉय फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशन, और एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करना बाय हायर पोजीशन, बाय स्टेटस, कि भाई हाँ इसने कुछ अच्छा सजेशंस दिए हैं जिससे कंपनी इंप्रूव हुई है। हमारे अगेन एक कॉलेज का एग्जांपल लेता है एसआरसीसी, हमारे एक स्टूडेंट ने क्या किया था, उसने कहा कि भैया हम ना सब लोग ऐसे कूड़ा फेंकते कॉलेज में, तो उसने क्या किया, पेपर बिन्स का आइडिया सजेस्ट किया एडमिन को कि पूरे कॉलेज में पेपर बिन्स लगा देते हैं, वहां पे लोग कूड़ा फेंकेंगे, कूड़ा भी नहीं होगा कॉलेज में, और पेपर बिन्स रिसाइकलेबल होंगे तो उससे भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, कि भाई वो भी ऐसा नहीं है वेस्ट है, तो भाई इसका रिकॉग्निशन मिली और इस काम को उन्होंने करा कॉलेज ने। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, इसके ऊपर अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, हमारी जो थर्ड लेवल नीड थी, सेकंड लेवल नीड थी मैस्लो नीड हायरार्की में, समझना। अब एक चीज दिखाता हूं, इंडियन स्टार्टअप्स
इंडियन स्टार्टअप्स ने 2023 में 28,000 एम्प्लॉइज फायर करे हैं। अब इनमें किन किन के नाम आते हैं? इनमें बाइजूस का नाम है, इनमें कहीं ना कहीं आई गेस मैंने पढ़ा भी था, इसमें आपका पेटीएम का भी नाम था, ठीक है। यहां पे इन्होंने इसमें चलो छोड़ो, हम पढ़ने में इतना दिमाग नहीं लगाते। हाँ, ये रही कंपनीज लाइक उड़ान, फिजिक्स वाला, बजिंगो, थर्ड वेव कॉफी, इन सब ने 2023 में 28,000 एम्प्लॉइज को फायर किया। अब इसकी वजह से होता क्या है, लोग ना स्टार्टअप्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। जो नए नए बच्चे कॉलेज से निकले वो ट्रस्ट नहीं कर रहे कि यहाँ पे जॉब करो, क्योंकि स्टार्टअप्स ने अभी रिसेंटली इतनी फायरिंग करी है कि लोगों को जॉब सिक्योरिटी नहीं है कि भैया पैसे दे देंगे ना तो भी हम नहीं जाएंगे कि यहाँ पे पता नहीं कब फायर कर दे, ठीक है। तो ये जॉब सिक्योरिटी क्या होती है? एम्प्लॉयज वांट देयर जॉब टू बी सिक्योर। एम्प्लॉय क्या चाहते हैं कि भैया हमारी जॉब, जो हमारी इनकम है वो आती रहे, ऐसा ना हो कि एकदम से हमें निकाल दिया जाए, ठीक है। दे वांट सर्टेन स्टेबिलिटी अबाउट द फ्यूचर इनकम एंड वर्क सो दैट दे डू नॉट फील वरीड ऑन दीज एक्सपेंड वर्क विद ग्रेटर ज़ील, ठीक है। उनको ये सिक्योरिटी चाहिए होती है जो सरकारी जॉब में भी होती है कि भैया आपका अगर आप अच्छा काम, मतलब अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है किसी दिन कंपनी आएगी और आपको हटा देगी, ठीक है। हाउएवर देयर इज वन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट। हालांकि इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो शायद तुमने अगर थोड़ा सा भी दिमाग से सुनो तुमने खुद ही सोच लिया होगा। व्हेन पीपल फील दैट दे आर नॉट लाइकली टू लूज देयर जॉब दे मे बिकम कॉम्प्लेसेंट। सरकारी जॉब्स में क्या होता है, लोगों को पता होता है हम कितना कितना ही गंदा काम कर ले हमें जॉब से नहीं निकाला जाएगा, इसलिए वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं। यानी तुम समझ सकते हो उस फीलिंग को कि वो कितना गंदा काम करते हैं, मन से काम नहीं करते, उन्हें पता मेरी जॉब नहीं जाएगी तो वो कैसे भी काम करते हैं, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी दो अपने एम्प्लॉयज को, पर एब्सोल्यूट मत दो कि कुछ भी करोगे निकाला नहीं जाएगा। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मींस इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग ऑफ इश्यूज रिलेटिंग टू देम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर एम्प्लॉयज को कोई डिसीजन लिया जा रहा है एम्प्लॉयज के लिए तो भाई उसमें उनको इंक्लूड करा जाए। जैसे कई कंपनीज को मैंने पर्सनली मेरे कजन के साथ हुआ था, वो एक कंपनी में जॉब करता था, उसमें मंडे टू सैटरडे काम कराया जाता, सैटरडे की छुट्टी नहीं मिलती थी। तो भाई एम्प्लॉइज की एक मीटिंग हुई, जो बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, सीईओ वगैरह के साथ मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ना एम्प्लॉय से पूछा गया कि यार तुम्हें हमारी जॉब के बारे में क्या चीज खराब लगती है। उन्होंने सबसे पहले बोला भैया सैटरडे की छुट्टी दे दो, सैटरडे काम कोई कंपनी नहीं होती, मंडे टू फ्राइडे होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने इस चीज पे काम किया और उन्होंने 2 सैटरडे ऑफ देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा 6 महीने बाद चारों सैटरडे ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे एक एम्प्लॉय में कितना तगड़ा सेटिस्फैक्शन आया कि यार हमसे पूछा गया कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और फिर उस चीज को करा गया। तो एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन लेना बहुत जरूरी है उनसे रिलेटिंग डिसीजंस में। और लास्ट पॉइंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। भाई मेरे गला बिल्कुल सूख चुका है, इस मेरे गले गले लाइक कर देना वीडियो पे, ठीक है। और लास्ट ये खत्म करते हैं, एम्पावरमेंट मींस गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर्स टू सबऑर्डिनेट्स। एम्पावरमेंट मेक्स पीपल फील दैट देयर जॉब्स आर इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है, जो अपने एम्प्लॉयज को थोड़ी पावर देना कि वो भी डिसीजंस ले सके जॉब में। अब समझो जोमैटो कस्टमर केयर पे अगर आपका फूड खराब आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप उनको कस्टमर केयर पे उनको पूरी सिचुएशन समझाओगे ना, तो वहां पे कस्टमर केयर के हाथ में पावर होती है आपको फुल रिफंड देना अपने ऑर्डर का। मानो सोचो एक सिनेरियो जहां पे उनको अलाउड ही नहीं होता कि वो रिफंड दे सके, और अगर उन्हें रिफंड देना है तो उन्हें अपने मैनेजर से जो कि 10वें फ्लोर पे, उसको ईमेल करके फिर पूरा 10-15 मिनट 1 घंटा उससे बात करके फिर अलाउ तुम्हें रिफंड देना। भाई तुम कितनी उस इंसान को गाली दोगे, ठीक है, और वो बेचारा सुनता रहेगा, उसको सुनना पड़ेगा क्योंकि उसकी जॉब ऐसी है, ठीक है। पर भाई वो कितनी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, हफ्ते भर में जॉब छोड़ के चला जाएगा कि यार यहाँ पे तो इन्होंने मुझे रिफंड देने की पावर दी नहीं, और कस्टमर आगे रिफंड मांगता है और फिर मेरे को सुनाता है। मेरा काम सुनने का थोड़ी ना है। जोमैटो में कस्टमर केयर की क्या खासियत है, वहां पे लोग क्यों टिकते हैं, स्विगी वगैरह में क्या है कि भैया उन्हें पावर दी गई है कि भैया अगर रिफंड मांग रहा है तो दे दो। ये होती है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, पर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट यही होती है कि भाई तुम एम्प्लॉयज को पावर दो अपने डिसीजन से लेके, या फिर उसको ऑटोनॉमी दो कि भाई अगर तेरे को लग रहा है तो तू इस तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे हमारा मोटिवेशन का टॉपिक खत्म होता है। आई होप तुम्हें मजा आया हो, पर इसके बाद तो अभी अल्टीमेट मजा जो मैं पूरे देश को देना चाहता हूं वो कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का टॉपिक में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।